तो वित्त मंत्रालय का वित्त विभाग जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी काम करता है और इसके लिए वित्त सचिव जैसे आईएएस ऑफिसर का महत्वपूर्ण रोल होता है। साथ ही साथ हमारे जो आर्थिक सलाहकार होते हैं उन सब की और जो विभिन्न जो आर्थिक संस्थाएँ हैं उन सब की रिपोर्टें इसमें शामिल की जाती हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि विभिन्न योजनाओं में जो खर्च हुए उसका क्या रिस्पॉन्स मिला या फिर जो विभिन्न मदों में भारत सरकार ने खर्च किया उसका क्या रिस्पॉन्स मिला। तो सभी मदों को देखा जाता है, फिर जो है सभी योजनाओं पर हम लोग क्रियान्वयन पर फोकस करते हैं। फिर उसके बाद हम ये समीक्षा करते हैं कि जो हमने जो बजट प्रस्तुत किया था वास्तविक रूप में कितना खर्च हुआ। जैसे इस साल के बजट में 53.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। लेकिन जब हम लोग आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो एक्चुअल में जो वास्तविक खर्च है, वो कहीं न कहीं इससे कम नज़र आएगा। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमारे देश घाटे का बजट प्रस्तुत करता है। घाटे का बजट प्रस्तुत करने के पीछे तर्क क्या है? उसके पीछे तर्क ये है कि हम घाटे का बजट इसलिए पेश करने क्योंकि हम विकासशील अर्थव्यवस्था हैं और हम अपने आर्थिक विकास को लगातार बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर हम हमारी क्षमता ₹100 है, तो हम ₹110 खर्च नहीं करेंगे, तो जीडीपी में जो वास्तविक वृद्धि दर कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। हालाँकि जीडीपी जो शब्द है बहुत ही विवादित शब्द होता है, क्योंकि इस ये जो आर्थिक विकास का ये जो पैमाना है, ये पैमाना स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता कि इसमें जो है मिडल क्लास का के क्या योगदान है, इसमें जो है उच्च वर्ग का के अर्थव्यवस्था में जो उच्च आय वर्ग है उसका क्या योगदान है, अर्थव्यवस्था में जो निम्न आय वर्ग है उसका क्या योगदान है। हालाँकि हम लोग 2016 से लगातार अगर अपने भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में लगातार अगर हम लोग निरंतर रूप से आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट देखें, तो कहीं न कहीं जो हमारा मिडल क्लास है, ठीक मध्य आय वर्गीय परिवार है, वो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान झेल रहा है। वो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, नोटबंदी से लेकर के सभी जो आर्थिक क्रियाकलाप रहे हैं भारत सरकार के, वो कहीं न कहीं मिडल क्लास फैमिली पर अटैक कर रहे हैं। मिडल क्लास फैमिली को लगातार डाइवर्जन के रूप में अगर हम लोग देखें, तो व्यवसाय की ओर बढ़ाने का जो टारगेट है, उसके पीछे जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं अभी भी विचारणीय हैं। इसको लेकर के भारत सरकार अपने आर्थिक समीक्षा में बहुत सारी बातें करता है और उसी बातों को हम लोग अपने यूपीएससी और यूपीपीएससी अदर स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर हम ना तो न्यूज़ देखने आए हैं, ना तो हम किसी बात को सुनने आए हैं। हम यहाँ पर अगर से हम आईएएस जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर आए हैं, तो हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें यूपीएससी के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैटर मिलने वाला है। बहुत इत्मीनान से हम लोग इस बात को समझेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं शैन मुखिया आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, आज के सेशन में आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट को लेकर के। तो आर्थिक सर्वेक्षण जैसा कि आप जानते हैं कि 2026 यानी 2026 जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, ये 2025-26 का जो वित्त वर्ष है, उस वित्त वर्ष की रिपोर्ट तैयार करता है। तो आइए इसमें समझेंगे कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ऐसे, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्व रखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जिसे आमतौर पर आर्थिक सर्वेक्षण 2026 कहा जाता है, भारत सरकार की एक वार्षिक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है जो पिछले वर्ष देश की आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा करती है, माइक्रो इकोनॉमी विकास का आकलन करती है और भविष्य की संभावनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं की रूपरेखा बताती है। ये विकास, मुद्रास्फीति, क्षेत्रीय प्रदर्शन, राजकोषीय रुझानों, संरचनात्मक चुनौतियों और डेटा संचालित अंतर्दृष्टि पूर्वानुमान प्रदान करके केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए मंच तैयार करता है। तो ये हम लोग जो आर्थिक समीक्षा करते हैं उससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हमने जो भी काम किया वहाँ पर क्या परिणाम आया और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग फिर अगले फाइनेंस ईयर का यानी 2026-27 का बजट तैयार किया जाता है। तो ठीक इसी तर्ज पर जो है हर वित्तीय वर्ष में काम किया जाता है। हर साल आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है कि हर साल जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ये कौन तैयार करता है? इसकी रिपोर्ट कौन तैयार करता है? हर ये सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। सरकारी अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों के एक टीम इस आधिकारिक दस्तावेज को तैयार करने के लिए आर्थिक डेटा संकलन विश्लेषण करती है। तो ये कौन करता है? आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में। मैंने इस बात को पहले ही शुरुआती दौर में ही मैंने बता दिया कि ये कैसे तैयार होता है। आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया जाता है और कैसे प्रस्तुत किया जाता है? ये सर्वेक्षण पारंपरिक रूप से केंद्रीय बजट के ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है और 2026 में से बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 29 जनवरी 2026 को पेश किया गया था।
कब पेश किया गया? 29 जनवरी को, यानी बजट आना है कब आपका? 1 फरवरी को। हम 2 दिन पहले इसको प्रस्तुत करेंगे और अपनी खाका दे देंगे कि हमारे पिछले जो फाइनेंस ईयर उसमें क्या हुआ है और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसे औपचारिक रूप से लोकसभा संसद के निचले सदन के समक्ष एक पूर्व बजट दस्तावेज के रूप में रखा जाता है ताकि सांसद विश्लेषकों जनता की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया जा सके। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में क्या-क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं? क्योंकि यह प्रदर्शन समीक्षा करता है, पिछले वर्ष भारत आर्थिक प्रगति, चुनौतियों और लचीलेपन का आकलन करता है। यह नीति निर्माण को सूचित करता है, कैसे एक साक्ष्य अनुमान प्रदान करता है जो बजट निर्माण और नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। दिशा का संकेत देता है, संरचनात्मक सुधारों, जोखिमों और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालता है। सार्वजनिक बहस को आकार देता है और शिक्षाविदों, निवेशकों, व्यापारिक नेताओं, मीडिया के लिए प्रमुख आर्थिक रुझानों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 केंद्रीय बजट 2026 के किस तरह जुड़ा है? आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के लिए एक नैदानिक और विश्लेषणात्मक अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। आर्थिक विकास, राजकोषीय रुझानों, मुद्रास्फीति, क्षेत्रीय प्रदर्शनों का इसका आकलन केंद्रीय बजट 2026-27 में बजट अनुमानों, राजस्व लक्ष्यों, व्यय प्राथमिकताओं और सुधार उपायों को आकार देने में मदद करता है। नीति निर्माता राजकोषीय रणनीति को आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए इसके अनुमानों और सिफारिशों का उपयोग करते हैं। सर्वे के लिए जारी आर्थिक परिदृश्य, पहले आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थिति हम लोग देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% बढ़ी। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पॉइंट आया कि हमारी विकास दर कितना रही? 7.4%। सकल मूल्य वर्धित जो जीवीए था वो 7.3% वृद्धि दर्ज की गई है। भारत सरकार चौथे साल सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रही है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था रही है ये लगातार जो है चौथे साल हम लोग उच्च विकास दर वाली अर्थव्यवस्था में रही है। सेवा क्षेत्र में अगर हम लोग आर्थिक वृद्धि को देखें, हमारा क्योंकि अब हम लोग सर्विस सेक्टर जो हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देने का काम करता है। जैसे कि ये शिक्षा क्या है? सेवा क्षेत्र है। शिक्षा क्षेत्र में जो है ये 9.3% वृद्धि दर है, जो पूरे साल के लिए इसका अनुमान 9.1% है। ये अच्छी रिपोर्ट है। राजकोषीय विकास की अगर हम लोग बात करें तो केंद्र सरकार का राजस्व जो है जीडीपी के 9.2% तक बढ़ गया है। आयकर फाइल करने वाली की संख्या 6.9 करोड़ हो गई है। कितनी हो गई है? 6.9 करोड़ है। तो हमने क्या कहा था कि आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग को रिपोर्ट देता है कि कहाँ पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या-क्या हुआ, इसकी जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है। जीएसटी कलेक्शन के जो है 17.4 लाख करोड़ हुआ जो है इस साल अप्रैल से दिसंबर 2025 तक पहुँच गया, जो कि सालाना आधार पर 6.7% बढ़ा है। तो इसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। प्रभावी पूंजीगत व्यय बढ़कर के जीडीपी का लगभग 4% हो गया है। ये अच्छे संकेत है क्योंकि पूंजीगत व्यय बढ़ने से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। सामान्य सरकारी कर्ज 2020 की तुलना में 7.1% अंक कम हो गया है। ठीक है? ये कमी दर्शाई गई है यहाँ पर और ये कहीं न कहीं कर्ज जो है कम करना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात होगी। मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, तो बैंकों का सकल एनपीए घट करके 2.2% हो गया है, जबकि शुद्ध एनपीए घट करके 0.5% हो गया है। तो इस देखो एनपीए की समस्या जो है नोटबंदी से पहले बहुत ज़्यादा आई थी। कहीं न कहीं बैंकों के आर्थिक संकट से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया था। ये बात अलग है कि उसके पीछे तर्क कुछ और छुपे हुए थे। तर्क कुछ और दिए गए थे लेकिन रीज़न कुछ और छुपे हुए थे। सच तो ये था कि भारत में बड़े-बड़े उद्यमियों के द्वारा जिस तरीके से सरकारी बैंकों की लूट मची हुई थी, वह लूट कहीं न कहीं बड़े रूप में एनपीए को कन्वर्ट करती। नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स ये वो होता है कि अगर मान लीजिए हमारा लोन 10 साल का है और 10 सालों में हमने अपने लोन को नहीं भरा और यह लोन क्या हो जाएगा अंत रूप से नॉन एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये नॉन एसेट्स जो है किसी काम का नहीं आता क्योंकि बैंकों से इसके डूबने के सिवा, इसका नुकसान के सिवा बैंकों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बैंकों को लाभ तब होता है कि मैंने 10 लाख का ऋण दिया और मुझे 12 लाख प्राप्त हो गए या 11 लाख मिल गए, तब हमको लाभ मिलेगा। इसी दशा में, ऐसी ही हालत में नोटबंदी जैसा निर्णय लिया गया था उस समय। हालाँकि बैंकों को ये बूस्ट करने का बहुत बड़ा माध्यम था, लेकिन अर्थव्यवस्था को इसने जो है तबाह कर दिया। क्योंकि लगा अचानक किसी भी अर्थव्यवस्था की मांग शून्य होना उसकी अर्थव्यवस्था के लिए घातक होती है। नोटबंदी करना गलत नहीं होता है, मुद्रा का विमुद्रीकरण करना गलत नहीं होता है, उसको लेकिन उसको सही तरीके से करना अच्छा माना जाता है। गलत तरीके से अगर आप करोगे, अचानक पूरे देश का रुपया धड़ाम कर जाओगे,
ये हमारे देश के लिए घातक साबित हुआ। अगर ये बात हम मिडिल क्लास फैमिली से जानें, हमको आपको ये चमकीली अर्थव्यवस्था दिखाई दे रही है, लेकिन ये खोखली अर्थव्यवस्था होगी, तो देश के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। इस देश में मिडिल क्लास फैमिली से लेकर के निम्न वर्ग तक जब समावेशी जिस विकास की प्रक्रिया में जब शामिल होंगे, तभी ये देश अच्छे रूप से उन्नत माना जाएगा। कुछ पूंजीपतियों या कुछ उद्यमियों के आर्थिक विकास कर लेने से जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन देश की हालत जहाँ की तहाँ रह जाएगी। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को लगातार सतर्क रह करके काम करने की जरूरत पड़ती है। फिर 55.02 करोड़ जन धन खाते खोले गए भारत में, जिसमें 36.63 करोड़ ग्रामीण खाते हैं। ध्यान रखिएगा, 55.02 करोड़ जन धन खाते खोले गए और ये स्कीम हमारे देश के लिए बैंकिंग क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि देखो, जब तक आप किसी भी वित्तीय लाभ को डीबीटी के तहत अगर लाना चाहते हो और हर व्यक्ति को अगर बैंकिंग सेवाओं से जब तक आप नहीं जोड़ पाओगे, तब तक देश का सही मायने में जो धन है, रुपया है, उसको आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। तो कहीं न कहीं जनधन जो योजना है, वो बैंकिंग क्षेत्र में एक कल्याणकारी योजना के तौर पर साबित हुई है और इस योजना में हम लोगों ने भी पाया कि 55.2 करोड़ जनधन खाते खोले गए, जिसमें से 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो ये जनधन योजना कब शुरू की गई? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। डीमैट खातों की संख्या 21.6 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। भारत में 12 करोड़ से ज़्यादा यूनिक निवेशक हैं, जिनमें से लगभग 25% महिला निवेशक। आपको डीमैट अकाउंट का मतलब आपको जानना होगा। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है, जिससे हम लोग सेंसेक्स यानी जो हमारा शेयर बाज़ार है, वहाँ पर निवेश किया जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है कि हमारे यहाँ लगातार निवेशकों की संख्या बढ़ रही है। यानी हम लोग जो है अर्थव्यवस्था में शेयर मार्केट में निवेश करके शेयर बाजार बड़ी-बड़ी उद्यमों के शेयर बाजार होते हैं। इस बाजार से बड़े-बड़े उद्यम, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं? निवेशकों से निवेश प्राप्त करती हैं। उस निवेश को वो प्रोडक्शन में लगाती हैं, सर्विस सेक्टर के प्रोडक्शन में, गुड्स के प्रोडक्शन में, यानी वस्तु और सेवाओं के दोनों के उत्पादन में लगाती हैं और वहाँ से जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट से निवेशकों को भी लाभ होता है। ऐसे में जो है देश में हमारे यहाँ डीमैट अकाउंट का बढ़ना एक अच्छा संकेत है कि लगातार हमारे यहाँ आर्थिक जो इकोनॉमिकल जागरूकता है, आर्थिक जागरूकता है बढ़ रही है। मैं एक इकोनॉमिकल मैं बहुत एक सामान्य जानकारी रखने वाला, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं, लेकिन मुझे मेरा मानना यह है कि हर देश के हर नागरिक को धन के विज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। धन का विज्ञान का ज्ञान ही हमें अर्थव्यवस्था में, हमें अपने जीवन में, क्योंकि हर जीवन की हर व्यवस्था का आधार अर्थव्यवस्था है। किसी भी घर का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिवार का, किसी भी देश का बुनियादी ढाँचा उसके अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है कि उसके परिवार की शिक्षा कैसी होगी, उसके परिवार की चिकित्सा व्यवस्था कैसी होगी, उसके परिवार का घर गृहस्थी कैसा होगा, उसके परिवार का रहन-सहन कैसा होगा, उसके परिवार का खान-पान कैसा होगा। ये सब कुछ निर्भर करता है किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति पर और आर्थिक स्थिति निर्भर करती है वहाँ पर किस प्रकार से रोजगार का सृजन किया गया, किस प्रकार से निवेश किया गया। तो डीमैट अकाउंट का बढ़ना ये आर्थिक जागरूकता की ओर दिखाता है। बाहरी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर के 1.8% बढ़ हो गई है। लेकिन दुखद बात ये है कि हम लोगों ने जितना ही निर्यात बढ़ा है जिस अनुपात में, उस अनुपात में आयात ज़्यादा ही बढ़ गया है। अर्थात हमारा व्यापारिक घाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो देश की जीडी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं न कहीं हम लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बेहतर करना होगा, तभी हम निर्यात को प्रोत्साहित कर पाएँगे। किसी भी देश का निर्यात इस मायने में रखता है, उस निर्यात की बुनियाद सिर्फ़ व्यापार ही नहीं होता, उस निर्यात की बुनियाद उस देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें, जर्मनी की बात करें, चीन की बात करें, जापान की बात करें, दक्षिण कोरिया की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड जैसे देशों की बात करें, तो ये देश अगर दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा निर्यात कर पा रहे हैं, आयात कम हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है इन देशों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी से उत्पादित वस्तुएँ। क्योंकि हम इनोवेशन कहाँ करेंगे?
नई-नई वस्तुएँ कहाँ इजाद करेंगे, नई-नई तकनीकी हम कहाँ से लाएँगे, उसी साइंटिफिक रिसर्च से लाएँगे। जिस तरीके से इसरो डीआरडीओ ने काम किया भारत में, ठीक उसी तरीके से अगर हम एक ऐसा अनुसंधान केंद्र बना पाएँ, जो हम लोगों को हमारे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर करके हमारे इंडस्ट्री के लिए एक नया-नया प्रोडक्ट उत्पादित कराने में, सक्षम बनाने में योगदान कर सके, तो हम देश को निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। हम अगर सॉफ्टवेयर में जहाँ दुनिया पर आगे हैं, तो चीन वहीं हार्डवेयर में आगे है। तो चीन का हार्डवेयर क्यों आगे है, इस पर आपको विचार करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेवा निर्यात रिकॉर्ड जो है अमेरिकी डॉलर 387.6 बिलियन तक पहुँच गया है, जो भारत को 135.4 बिलियन का रिमिटेंस मिला, जो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, ये जो सर्विस सेक्टर का निर्यात है, तो भारत का सॉफ्टवेयर दुनिया का सबसे सस्ता सॉफ्टवेयर। भारत के सॉफ्टवेयर जिसका मेन सेंटर बेंगलुरु, फिर आपका नोएडा और उधर आपका गुड़गाँव, ये सॉफ्टवेयर के हब है भारत। और इन तीनों जगहों पर इस तरीके से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जा रहे हैं, सबसे सस्ते सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जा रहे हैं और दुनिया में इनकी डिमांड बहुत अच्छी है। तो ये यही कारण है कि सर्विस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना ये सर्विस सेक्टर का पार्ट है। ये सॉफ्टवेयर कोई वस्तु नहीं होता है। सॉफ्टवेयर आप जानते हैं कि एक सेवा है एक तरीके से और ये सेवा हम लोगों को मिली और इस सेवा का लाभ मिला कि हम लोगों ने यहाँ पर एक अच्छा लाभ अर्जित करके दिखाया है। विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन डॉलर था, जो 11 महीने की आयात को कवर करता है। अर्थात मतलब ये भारत सरकार ये दिखा रही है कि 701 बिलियन डॉलर हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार है और हम इससे लगभग 11 महीने तक आयात कर सकते हैं। आप उस दौर की बात करिए जब 1990-91 का दौर था, जब भारत एक ऐसे आर्थिक संकट से गुजरा, जिस देश के पास मात्र 15 दिन के लिए आयात करने का पैसा हो और वो देश जिसका निर्यात बहुत कमज़ोर हो, ऐसे में एलपीजी का आना भारत की मजबूरी थी, भारत के लिए ज़रूरी था और उस एलपीजी को लाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अहम योगदान रहा है। हालाँकि एलपीजी का आना कहीं न कहीं पूंजीवाद की वो हमारी अर्थव्यवस्था लगातार रुझान बढ़ा और उस रुझान का परिणाम एकाधिकारिक बाजार के रूप में, मोनोपोली मार्केट के रूप में आना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि भारत में ज़रूरत जो है सबसे ज़्यादा एमएसएमई की है, जो इस साल भारत सरकार ने अपने बजट में इस पर जोर देने की बात कही है कि हम लगातार एमएसएमई को डेवलप करेंगे। अब लेकिन एमएसएमई पर कितना बजट खर्च किया जाएगा वास्तविक रूप से इस वास्तविक खर्च से ही हम लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में हम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा निजी क्षेत्र में रोज़गार का सृजन कर पा रहे हैं। क्योंकि बड़े उद्योगों में बहुत ज़्यादा रोज़गार नहीं मिल पाता है, छोटे उद्योग जो लघु उद्योग हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा रोज़गार का सृजन होता है और जिसके लिए जितना ही अच्छा सिस्टम हम लोग बनाएँगे उतना ही बेहतर कर पाएँगे। मुद्रास्फीति की क्या स्थिति रही है? मुद्रास्फीति 2025 के दौरान औसत घरेलू मुद्रास्फीति 1.7% पर कम रही है। ध्यान रखिएगा विदेशी मुद्रा भंडार की बात की गई है भारत सरकार के द्वारा और यहाँ पर जो है यहाँ दर्शाया जा रहा है 701.4 बिलियन डॉलर। अगर आप स्टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट कमीशन की, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हाँ, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी के लिए भी ये स्टेटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कथन जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, होने वाला है। कृषि और खाद्य के क्षेत्र में जो है क्या रही है रिपोर्ट, आइए उसको जानते हैं कि कृषि और खाद्य क्षेत्र में भारत सरकार ने क्या किया। खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर के 3,577.3 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जो 254.3 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इस एलएमटी से ज़्यादा है, ये रिकॉर्ड तोड़ जो है उत्पादन लगातार बढ़ रही है। तो भैया खाद्यान्न में उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उसका पेट कैसे भरोगे? तो जनसंख्या बढ़ रही तो उत्पादन भी बढ़ रहा है तो कौन बड़ी बात है। ठीक है, जनसंख्या तो स्थिर होने वाली अभी नहीं है, देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल स्थिर जनसंख्या की ओर भारत जाएगा, तो सबसे बड़ी जो है संकट देश के लिए होने वाला है, वो होगा युवा आबादी। क्योंकि चीन जो है जिस तरीके से वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया, वो चीन के लिए आज जो है भारी साबित हो रहा है। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में
सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है और वो हम जैसे युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो भारत इस मामले में दुनिया का सबसे धनाढ्य देश है, सबसे अमीर देश है, जिस देश के पास 65 करोड़ से भी ज़्यादा युवा आबादी है। बहुत बड़ी आबादी हमारे देश की है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि इन 65 करोड़ युवाओं की जो शिक्षा व्यवस्था मिली, वह शिक्षा ने ऐसी शिक्षा दी कि हम लोगों को ऊपर टैग लग जाता है कि ये अकुशल श्रमिक हैं। अकुशल श्रमिक होने के कारण अर्थव्यवस्था में आपको संगठित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार असंगठित क्षेत्र में मिलता है और असंगठित रोजगार आर्थिक विकास के लिए जोखिम भरा होता है, क्योंकि एक अस्थायी विकास के लिए संगठित रोजगार का होना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा बेहतर माना जाता है और भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जीवीए जो है जो 7.72% रहा है और 26 में 9.13% बढ़ा है। तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ रेट है उसकी बात हो रही है और वहाँ पर ये वृद्धि दर देखने को मिल गई है। ये अच्छा संकेत है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजनाओं ने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का असल निवेश आकर्षित किया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब जो उत्पादन आधारित जो निवेश थे, वो अधिक से अधिक जो है यहाँ पर निवेश खींचने में सक्षम रहे, ये अच्छा संकेत है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 10 प्रोजेक्ट्स में 1.6 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। सेमीकंडक्टर जो मिशन है इस साल के बजट में भी है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत सरकार ने इस पे जोर दिया है क्योंकि हम सेमीकंडक्टर जो चिप है हमारा जो चिप हम लोग यूज़ करते हैं, ये माइक्रोचिप सबसे ज़्यादा दुनिया में बनाने वाला जो देश है वो चीन है। सेमीकंडक्टर जितना ज़्यादा हम लोग उत्पादन कर पाएँगे, तो अपने देश में हम लोग कंप्यूटर बना सकेंगे, अपने देश में हम लोग मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे। अगर ये उत्पादन कमज़ोर पड़ेगा, तो हम लोग अपने देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग यही कारण है कि भारत की मजबूरी हो जाती है कि असेंबलिंग होती है भारत में। जितनी कंपनियाँ भारतीय है ना मोबाइल की, कंप्यूटर की, वो सब हार्डवेयर कहाँ से आते हैं? चीन से आते हैं, अमेरिका से आते हैं। चीन से ज़्यादा आने की संभावना क्योंकि सस्ता मिलता है और यहाँ पर हम लोग असेंबलिंग लगा-लगा के ठप्पा लगा-लगा करके मेड इन इंडिया कर देते हैं, यानी भारत में बना हुआ। वास्तविकता क्या होती है? ये सब हार्डवेयर वहीं से आते हैं। तो ये उत्पादन हम लोग अगर बढ़ेगा देश में, तो हम लोग यहीं के उत्पाद से भारत में ही क्या बना पाएँगे? मोबाइल का उत्पादन कर पाएँगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, हाई स्पीड हाईवे कॉरिडोर 505 किलोमीटर से बढ़ा करके 5364 किलोमीटर हो गए हैं, जो कि परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है भारत के लिए। लगभग 3500 किलोमीटर रेलवे लाइनें जोड़ी गई हैं। 9.1% रेलवे रूट का इलेक्ट्रॉनिक किया गया है। मतलब भारत में अब लगभग 100% रिकवरी हो गई है इलेक्ट्रॉनिक मतलब रेलवे लाइन का। डीजल लोको पायलट अब जमाना गया, क्योंकि 99.1% मतलब लगभग 100% कवर हो गया। भारत के 164 चालू एयरपोर्ट के साथ तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन गया है और उड़े देश का आम नागरिक योजना क्या याद रखिए, उस योजना के तहत यहाँ पर तो बहुत अच्छा काम किया। क्यों काम किया गया भाई? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि लगातार आरोप लगते रहे सरकार पर। रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी की बात, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ऐसी एनर्जी जिसे जो कभी खर्च नहीं होने वाली, जैसे कि सौर ऊर्जा है, ठीक है? ये ऊर्जा हमेशा जब तक सूरज रहेगा, जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक सौर ऊर्जा रहेगी, जब तक सूरज रहेगा तब तक सौर ऊर्जा रहेगी। और सूरज की उम्र हमारी उम्र से तो बहुत ही ज़्यादा है, हमारी धरती की उम्र से भी ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, ठीक है? तो भारत न्यूट्रिशन क्षमता सौर ऊर्जा में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पे आ गया है, ये एक अच्छा संकेत है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका कि भारत तीसरे स्थान पे आ गया है। स्पेडेक्स मिशन के जरिए भारत ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बने। रखिएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें चौथे नंबर पे स्पेडेक्स मिशन के तहत भारत ऑटोनॉमस सैटेलाइट डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास के क्षेत्र में हमारा देश क्या कर लिया है, इसके बारे में देखते हैं। भारत अब 23 आईआईटी, 21 आईआईएम
और 20 एम्स हैं, जिनमें से 2 इंटरनेशनल आईआईटी कैंपस शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में कुल कितने आईआईटी हैं? 23 आईआईटी हैं, 21 आईआईएम हैं, 20 एम्स। ये आईआईएम क्या होता है भाई? कमेंट में कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा हमको, क्योंकि मैनेजमेंट किसी भी देश का गड़बड़ रहेगा ना तो वहां इकोनॉमी बहुत अच्छे से नहीं चल सकती। ठीक है, देश भर में मातृ और शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि इसका ताली बजाइए। क्यों? क्योंकि हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था ने बहुत बड़ा योगदान किया है और इसमें जननी सुरक्षा योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस योजना, इस रिकॉर्ड को, इस रिपोर्ट को सुधारने में, और इसके लिए भारत सरकार आपको वित्तीय सहायता भी देती है और घर घर जा करके एम्बुलेंस की सेवा भी प्रदान की। और आशा दीदी, उषा दीदी दोनों मिल करके जो है, आशा दीदी गांव में, उषा दीदी शहरों में, ठीक, ये रातों दिन इस पे काम करते। इन सब की मेहनत ने रंग लाई है, ये योजना सफल बनाई है। किसके लेकर के? मातृ और शिशु मृत्यु दर की गिरावट दर्ज की गई है। हमारा देश जो अशिक्षा के अ, इस बागडोर में फंसा हुआ है, ठीक है, और ऐसे हालत में अगर इस रिपोर्ट हमने सुधार लिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर हम लोग देखते हैं रोजगार, श्रम और समसामयिकी प्रगति पर क्या स्थिति रही है हमारे देश की। आइए इस रिपोर्ट में क्या पाते हैं हम लोग। ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से ज्यादा मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 54% महिलाएं। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया और उसमें से 31 करोड़ जनसंख्या है, जिनमें से 54% महिलाओं की आबादी है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर 2.8 करोड़ से ज्यादा नौकरियों की वैकेंसी लिस्ट की गई है। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई 55.3% 2005 से 6 से घटाकर 11.28% हो गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मतलब है कि भारत ये दिखा रहा है कि गरीबी घट रही है। ये बात अलग है कि भूखमरी में हम लोग फसड्डी साबित हो रहे हैं। भुखमरी में जहां हमारा सुधार होना चाहिए था, दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी योजना चल रही है हमारे देश में, और उसके बावजूद भी हम लोग भुखमरी में फिसड्डी हो रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए जरूरी है समावेशी वितरण प्रणाली लाने का। इस पर हमने बहुत सारे मंचों पर जो है बात रखी है, यहाँ पर भी मैं बात रखता हूँ कि हमारे देश के इन जितने जिले हैं, 600 से 100 से ऊपर जिले, और इन जिलों में हर जिले की स्थिति अलग अलग है और उन जिलों में भी हर खंड विकास की स्थिति अलग अलग है। तो हमको खंड विकास के स्तर पर जाकर के ये देखना चाहिए, समावेशी करना चाहिए कि कहां पर उत्पादन ज्यादा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जिले के स्तर पर ही सुधार कर लिया जाए, राज्य स्तर पर भी सुधार करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिले के स्तर पर सुधारने की बात कर रहा हूँ कि जहां पर खेती नहीं होती है वहां पर आप अनाज अधिक दो, और जहां कृषि संपन्न क्षेत्र है वहां अनाज मत दो या कम कर दो। या 5 किलो तो कंपलसरी है, लेकिन आपको कहीं कहीं 10 किलो भी देने की जरूरत है। अगर वो कर दिया आपने ना, जैसे झारखंड के बहुत सारे जिले हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिले हैं, मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिले हैं, कर्नाटक के बहुत सारे ऐसे जिले हैं, उड़ीसा के बहुत ऐसे जिले हैं, जिनको जो है, राजस्थान के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर 5 किलो में नहीं उनका जो है फूड सिक्योरिटी मिल पाती। उनको और अधिक देने की जरूरत है, मिनिमम सिक्योरिटी दीजिए, लेकिन ऐसे जिले भी चिन्हित करिए जहां पर समावेशी वितरण की जरूरत पड़ रही है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम यकीन मानिए कि फूड सिक्योरिटी में हम लोग बेहतर कर पाएंगे। हालांकि जहां सब्सिडी घटाने का एक तरफ से दबाव है और वहीं पर हम लोग ऐसा कर पाए, ये हमारे लिए चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। रणनीतिक विजन और अनुशासित स्वदेशी, टारगेटेड स्वदेशीकरण के जरिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्भरता कम करने पर ध्यान, उच्च प्रभाव वाली लागत प्रभावी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं के निर्माण पर जो, दीर्घकालिक लक्ष्य आत्मनिर्भरता से वैश्विक बाजारों में रणनीतिक निर्भरता और बढ़ना। तो इसमें भैया कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। इस रिपोर्ट में मतलब कोई मतलब नहीं है। भविष्य का विजन दिखा दीजिए, तो भविष्य का विजन हम लोग क्या देखेंगे इसमें। अब बजट से जुड़े रोचक तथ्य और इससे रिलेटेड जो बातें हैं,
इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कल क्या हमने जो बातें की थी बजट को लेकर के ही बातें की थी और आज उस लेक्चर का जो कि आर्थिक समीक्षा के साथ ही जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हम लोग इसको रोचक तथ्यों को यहाँ पर हमने शामिल करने का प्रयास किया है। ओके, तो जो चीजें छोटी थी बजट को लेकर के या आर्थिक समीक्षा में, ये दोनों अगर लेक्चर ने आपने कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानो कि यहाँ से कोई भी सवाल आपको छूटने वाला नहीं है। वो उतने महत्वपूर्ण पॉइंट हमने शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बजट की हिस्टोरिकल थोड़ा बैकग्राउंड देख लिया जाए। भारत सरकार का पहला बजट कब है? 1947 में। प्रस्तुतकर्ता आर के सन्मुखम चेट्टी थे जो भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर। कुल बजट आया था 197.39 करोड़ रुपए जो कि राजकोषीय घाटा 24.59 करोड़। ध्यान रखिएगा कि 197 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था और 24.59 करोड़ राजकोषीय घाटा था। आज हमारा राजकोषीय घाटा जो है अगर 53 लाख करोड़ रुपए का बजट है तो उसमें भी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का घाटे के तौर पर अगर है तो उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो लगभग 20% 24% आया है ना। 24% हम लोग दे रहे हैं व्यापारिक घाटे के तौर पर। इसका परसेंटेज आप निकाल के बताइएगा कि ये कितना, अगर मान लीजिए इसको 200 करोड़ मान लिया जाए तो ये भी लगभग 10-12% 15% आएगा। यानी मतलब ये है कि जो पहला घाटे का बजट पेश किया गया वो 12% घाटे का बजट था। लेकिन लगातार अब आप देख लो, जो लोग सीना चौड़ा कर करके 56 इंच का सीना कर करके इतिहास को गाली देते हैं वो लोग सीख लें कि जब भारत आजाद हुआ था तो कितने करोड़ का बजट। देख लो आईना मेरे भाई, ये आईना इसलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि अर्थव्यवस्था पढ़ने में हम लोग राजनीति यहाँ नहीं लाने वाले हैं। हम लोग उनकी खिंचाई कर सकते सबकी, क्योंकि हम निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करेंगे। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है भारत में जो राइट टू एजुकेशन जैसी शिक्षा थी ना, मिड डे मील जैसी एजुकेशन थी ना, सिस्टम था ना, तो वहां पर शिक्षा व्यवस्था अगर मजबूत नहीं कर पाए तो वो दोषी है, उनकी कमजोरी है, उनकी कमी है। देश में कोई भी प्रधानमंत्री आया हो, चाहे वर्तमान के हो चाहे कोई भी हो, अगर जहाँ पे कमी की है तो हम लोगों को कमी बताना ही बताना है, जहां की उपलब्धि वहां बताना ही बताना है। जैसे वर्तमान सरकार की हम लोग कहें कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधान मुख्यमंत्री, ये सब योजनाएं भारत के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। आपका जो जल मिशन चल रहा है वो भी बहुत अच्छा साबित हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हर सरकार हर जगह विफल होती है, लेकिन इतिहास को इस तरीके से पूछना अच्छी बात नहीं है। ठीक है भाई, एक दादाजी के छोटी सी हवेली को आज हमने बड़ा कर लिया, फिर दादाजी को गाली देना उचित नहीं है। ठीक है ना। तो ये समझ लो आप कि हम आजाद हुए तो 197.39 करोड़ का बजट दे रहे हैं और आज हम 53.5 लाख करोड़ का बजट दे रहे हैं। कितना, ध्यान रखो मेरे भैया, बहुत बड़ी रकम है। 1000 ये 3 लाख करोड़ है, लाख करोड़। अब आप सोचो उस नेहरू को कोस सकते हो, जिस नेहरू को नाम मैंने ले लिया क्योंकि आपको सही और गलत का निर्णय करना उचित है। ठीक है, इतिहास में जो चीजें गलत हुई हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर के जो गलती हुई थी तो क्या हम लोग सही कर ले, सही साबित कर देंगे क्या? नहीं। उन्होंने अगर किसी के द्वारा, किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा गलत हुआ तो गलत हुआ, लेकिन अगर किसी प्रधानमंत्री ने उस समय सही निर्णय लिया तो सही लिया, उसको गलत नहीं कहा जा सकता। अगर उन्होंने आईआईटी बनाया, एनआईटी बनाई, अगर आईआईएम जैसे उसमें संस्थान डेवलप हुई, इसरो बना, डीआरडीओ बना, सीएसआईआर जैसे संगठन खड़े हुए, विज्ञान प्रौद्योगिकी उन्नत हुई उस जमाने में देश में, और जिस देश में इतना छोटा सा बजट हो, जो देश भुखमरी का शिकार हो, जो देश सूखा पे सूखा, सूखा पे सूखा झेल रहा हो। सूखा सबसे बड़ी आपदा मानी जाती है प्राकृतिक आपदाओं में। इस देश में सिंचाई की व्यवस्था कमजोर पड़ गई हो क्योंकि पाकिस्तान का जो हिस्सा भारत से अलग हुआ, वह हिस्सा जो है बहुत उपजाऊ हिस्सा था और वहां पर नहरों का जाल था। क्योंकि पाकिस्तान जो बना है ना, उसको हम लोग क्या बोलते थे, वो नहरों का देश है और वो उपजाऊ हिस्सा चला गया।
तो भारत की बहुत बड़ी क्षति हुई थी और ऐसे क्षति के दौर में भी भारत ने बहुत अच्छा काम किया। मुख्य आवंटन रक्षा क्षेत्र में 46% क्योंकि विभाजन और कश्मीर संघर्ष चलते सैन्य खर्च बढ़ा था। लेकिन इस बजट का देख लो कि इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा 46% हिस्सा भारत सरकार किस पे खर्च की थी? रक्षा में, क्योंकि देश की हालत उस समय विभाजन के दौरान डिफेंस पे डेवलप करना जरूरी था। ऐसे में भारत हमारा यहाँ तक आया ना, तो हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। ठीक है, चलो पहला बजट जो टीवी पर प्रसारित हुआ था कब हुआ था? 1994 में। वर्ष 1994 में। प्रस्तुतकर्ता कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे अगर कोई सवाल पूछ ले कि टेलीविजन पर पहला बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला वित्त मंत्री कौन, तो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ा हुआ सवाल है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले बजट केवल रेडियो पर प्रसारित होते थे। 1994 में पहली बार इसे टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया था। पहली महिला जिसने बजट पेश किया था वो थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 1970-71 में पहली महिला बनी जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया था। और दूसरी जो है निर्मला सीतारमण जो है 2019 में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण डाटे। अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण कब तक किस वर्ष का रहा? ये भी बजट में महत्वपूर्ण इतिहास है। अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण 2020-21 में रहा, पहला निर्मला सीतारमण का, इसमें 2 घंटे 42 मिनट लगा था। इससे पहले उनका 2019 का भाषण 2 घंटे 17 मिनट का था। जब 1962, 1965, 1971 में बजट नहीं आया, तब क्या हुआ था भारत में? क्योंकि इस साल बजट नहीं आया था और भारत वित्तीय आपातकाल एक तरीके से स्थिति में था, राष्ट्रीय आपातकाल के, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। 1965-1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कोई अलग बजट पेश नहीं हुआ। इसके बजाय अस्थायी बजट जो है, प्रोविजनल बजट पास किए गए। बजट पेश करने की तारीख बदली गई। कब बदली गई? ये 2017 में पहले बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था। कब बजट पेश किया जाता था? 28 फरवरी को। लेकिन 2000 कब बदला गया? 2017 में इसे 1 फरवरी प्रस्तुत करने का परंपरा विकसित की गई वर्तमान की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये परंपरा कब आई? 2017 में। तो ये कुछ फैक्ट, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। 2017 में जो पहला बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत करने वाले प्राइम मिनिस्टर मतलब फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे अरुण जेटली जी। 1 फरवरी को कर दिया ताकि बजट निर्णयों को 1 अप्रैल में प्रभावी बनाया जा सके। तो जो बजट 1 फरवरी को आया, प्रभावी कब होगा? 1 अप्रैल से होगा। फाइनेंस ईयर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही चलता है। पहले जब 28 फरवरी का आता था तो मात्र 1 महीने सरकार के पास होते थे, अब सरकार के पास 2 महीने होंगे। ठीक है, पहला पेपरलेस बजट 2020-21 में प्रस्तुत किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया? 2021-22 का बजट पहली बार डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया गया। निर्मला सीतारमण ने मेड इन इंडिया टेबलेट से बजट पेश किया। इसमें कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट नहीं था, तो ये टेबलेट से प्रस्तुत किया गया। अब बजट डिजिटल रूप में ही प्रस्तुत किया जा रहा है। हलवा सेरेमनी एक खास परंपरा है। बजट प्रिंटिंग से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी होती है। हलवा सब लोग खाते तब बजट जाता है। बजट से जुड़े अधिकारी तब तक मंत्रालय में ही बंद रहते हैं जब तक बजट पेश नहीं हो जाता, ताकि कोई जानकारी लीक ना हो पाए। ध्यान रखिएगा, जब बजट तैयार हो जाता है तो बजट का जानकारी लीक न होने पाए, उनको उसी में रहना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अब तक का सबसे बड़ा बजट 2023-24 में रहा है। हालांकि हर साल का बजट बड़ा ही हो जाता है, इस साल तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा बजट 23 में कुल बजट आवंटन 45.03 लाख करोड़ रिकॉर्ड स्तर पर रहा। मुख्य आवंटन रक्षा, बुनियादी ढांचा और लेकिन भैया अब तक का सबसे बड़ा बजट इस साल को मानेंगे हम लोग। बजट एक समय राष्ट्रपति भवन में छपता था। कब छपता था? 1950 से पहले बजट राष्ट्रपति भवन में छपता था, लेकिन 1950 में बजट लीक हो जाने के बाद इसे नॉर्थ ब्लॉक स्थित प्रेस में छपवाया जाने लगा। नॉर्थ ब्लॉक स्थित प्रेस में छपवाया जाने लगा। ठीक है, इस बार कर्तव्य पथ पर हुआ। जब बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था, पहले बजट का कब पेश किया जाता? शाम 5 बजे। 1999 से पहले बजट शाम 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। 1999 में यशवंत सिन्हा ने इसे सुबह 11 बजे
कर दिया ताकि कारोबारियों को बेहतर विश्लेषक और कार्यान्वयन का समय मिल सके। जैसे इस बार आया बजट, सेंसेक्स धड़ाम 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 नीचे गिरता चला गया। ये जो है अच्छा संकेत नहीं रहा बजट को लेकर के। फिर बजट की हिस्ट्री में और जानेंगे हम लोग बहुत कुछ आपको मिलने वाला है यहाँ पर, बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलने वाली है जो आपको अभी तक नहीं मिली है। तो मिलेगी किसको? जो पूरा वीडियो देखेगा उसको, जो इसका नोट्स बनाएगा उसको। जब पहली बार आयकर लागू किया गया, ठीक है, पहली बार आयकर लागू कब किया गया? 1860 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में आयकर लागू किया। ब्रिटिश वित्त सचिव जेम्स विल्सन ने 500 रुपए से अधिक आय वाले पर 2% कर लगाया ताकि 1857 की क्रांति के कारण हुए नुकसान की भरपाई हो सके। तो इसको लगाने का कारण क्या था? 1857 की क्रांति, ठीक है। फिर रेलवे सामान्य बजट अलग अलग होते थे। 1924 से 2016 तक 1924-2016 तक रेलवे सामान्य बजट अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे। 2017 में से अरुण जेटली जी ने दोनों बजट को मर्ज कर दिया और संयुक्त कर दिया ताकि वित्तीय प्रबंधन आसान हो सके। भारत का सबसे ज्यादा घाटे वाला बजट कब रहा? 1991 का, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था और डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 का बजट भारत के सबसे बड़े आर्थिक संकट से निपटने के लिए था। तब भारत के पास सिर्फ 2 हफ्तों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बचे थे। तो ये बहुत बड़ा आर्थिक संकट था भारत का। फिर उसके बाद हम लोग बात करें कि इस बजट में बड़े आर्थिक सुधार लाए गए हैं। इस बजट में एक बड़े आर्थिक सुधार लाए गए। क्या? निजीकरण को बढ़ावा मिला है, विदेशी निवेश को अनुमति दी गई है, एफडीआई बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ा है, आयात लाइसेंसिंग समाप्त की गई है, आयकर दरों में कटौती की गई है। हालांकि ये पहले ही बार में कटौती हो गई थी, अब नहीं हुआ है इस साल के बजट में, पिछली बार ही कर दिया गया था, ठीक है। भारत का ड्रीम बजट 1997, ड्रीम बजट कब था? 1997, क्योंकि 1997 पी चिदम्बरम का बजट ड्रीम बजट कहलाया, क्योंकि आयकर स्लैब 40% से घटा करके 30% कर दिया गया। मतलब जो अधिकतम जो टैक्स पहले था ना, वो 40% लिया जाता था, जो बड़े बड़े आय वाले 1 करोड़ वाले उससे ऊपर से, अब ये 30% हो गया। कारपोरेट टैक्स घटाया गया ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके। जो कारपोरेट निगम करे, कंपनियों के लाभ पर जो कर लगता है ना, उसे हम लोग कारपोरेट टैक्स बोलते हैं, निगम कर बोलते हैं, और उस निगम कर की कटौती की गई। शेयर बाजार में बड़ी तेजी आई, भारत के आईटी और स्टार्टअप सेक्टर की नींव रखी गई जब जीएसटी लागू हुआ 2017 में। 2017 के बजट में जैसा कि हम जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 को वस्तु और सेवा कर जीएसटी की शुरुआत हुई और एक देश एक कर प्रणाली लागू है। डिजिटल भुगतान और व्यापार करने में आसानी बढ़ी, ठीक है। सबसे विवादास्पद बजट कब रहा? 1973 का बजट रहा। सबसे विवादास्पद बजट कब रहा? 1973 का। 1973 में यशवंत बी चव्हाण का बजट ब्लैक बजट कहलाया। यशवंत बी चव्हाण का बजट ब्लैक बजट कहलाया। क्यों? भारी राजकोषीय घाटा 550 करोड़ उस समय का सबसे अधिक था। कारोबारियों पर भारी कर लगाए गए थे, निजी क्षेत्र की ग्रोथ धीमी हुई जिससे आर्थिक मंदी आई थी, ठीक। तो बहुत ज्यादा टैक्स अगर हम लोग ले रहे हैं और डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स अगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो वो भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये रुपए आने और जाने का स्लैब है कि रुपया कहाँ से आएगा। और तो देखो भारत में जो रुपया आने वाला है वो आपका सबसे ज्यादा उधार अन्य देताएं से 24 पैसा आने वाला है, निगम कर से 18 पैसा आने वाला है, आयकर से 21 पैसा आने वाला है, कस्टम से जो है 4 पैसा आने वाला है और एक्साइज ड्यूटी से 6 पैसा आने वाला है, गुड्स जीएसटी से 15 पैसा। इस बार जीएसटी का रेशियो घट गया है, नहीं तो जीएसटी और निगम ये आयकर का बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये देश के लिए क्या माना जाएगा? अच्छा संकेत माना जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स घटता है किसी भी देश में और डायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ रहा है तो ये अच्छा संकेत है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट टैक्स का इनकम ज्यादा होना चाहिए, अच्छी बात है ये। कॉर्पोरेट टैक्स लेकिन कम है, अभी इनकम टैक्स की तुलना में कॉर्पोरेट टैक्स का योगदान कम है, क्योंकि उसका भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 10 पैसा आने वाला है। स्टेट, अब इसमें जो पैसा सबसे ज्यादा खर्च होने वाला है वो कहाँ पर जाने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। ये सबसे ज्यादा पैसा जो करों में राज्यों की हिस्सेदारी होती है उसमें 22 पैसा जाने वाला है आपका। और दूसरे नंबर पे जो है वह है ब्याज अदायगी। दूसरे नंबर पे कौन सा है? इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज अदायगी 20 पैसा खर्च होने वाला।
तीसरे नंबर पे जो पैसा खर्च होगा भारत सरकार का, वो सेंट्रल जो भारत सरकार की स्कीमें हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएँ हैं, उसमें 17 पैसा भारत सरकार खर्च करेगी। फिर इसके बाद रक्षा क्षेत्र में 11 पैसा खर्च करेगी, इस 100 पैसे की तुलना में बात परसेंटेज एक तरीके से कर लीजिए, ठीक है? तो बजट के 11% डिफेंस में जाएगा। फिर उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्टेड जो केंद्र आधारित स्कीम है, जो राज्य और केंद्र दोनों के सम्मिलन से चलती है, उसमें 8 पैसा खर्च होगा। फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर में 7 पैसा जाएगा। मेजर सब्सिडी जो हमारी है, पूरे बजट का 6% सब्सिडी जाने वाली है। और सिविल जो पेंशन है, पेंशन कुल बजट का 2% हो रहने वाला है। और अदर जो है खर्चा 7 पैसा। तो रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये भी कभी-कभी एग्ज़ाम में आते रहते हैं मिलान करने के लिए। इसको हम लोगों ने फ़ोकस कर लिया। इस पर कल हमने चर्चा कर ली थी। अब अगला जो आपके सामने जो सेशन आने वाला है, वो अभ्यास क्षेत्र पर, यानी हम इसका एमसीक्यू लेकर के आने वाले हैं अगले सेशन में। तो आज का ये सेशन कैसा लगा? और ये बहुत बड़ा आईना हमने दिखाया आपको, बहुत बड़ा ऐतिहासिक पक्ष भी दिखा दिया और आप उस ऐतिहासिक पक्ष से तुलना कर लो आज की स्थिति का, ठीक है? तो किसी के अंधकार में नहीं रहना है, अर्थव्यवस्था का समझ बहुत अच्छी मजबूत करनी है और सबकी धज्जियाँ उड़ानी है जहाँ जो कमी किया है और सबकी अच्छाइयाँ भी बतानी है। हम लोगों को समीक्षा इस तरीके से करनी है, पक्षपात नहीं करना है। और जो आर्थिक रूप से सलाह जो है विशेषज्ञ रहेगा, कभी पक्षपात नहीं कर सकता। जो केवल राजनीति करेगा, वो पक्षपाती हो सकता है। आज का ये सेशन हमारा यहीं तक, फिर अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।